पिछले लेक्चर में अपना ठोस अवस्था टॉपिक पूरा हो गया था। अब उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंत में जो दे रखे उनमें से 2-4 हम उठाते हैं। उनके बीच में भी जो पाठ्यनिहित प्रश्न थे, कुछ हल किए हुए एग्जाम्पल थे, वो भी हमने 1-2 वीडियो उसके बनाए थे। आज पूरा वीडियो इसी से संबंधित बनाएंगे। लगभग 5-7 क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, तब हमारी जो पूरी थ्योरी है वो भी वापस रिपीट हो जाएगी। कुछ मुख्य जो टॉपिक थे वो रिपीट हो जाएंगे। तो इस कारण चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इनका जो न्यूमेरिकल है वो ज़रूर हल करने चाहिए। अंकित प्रश्न जो होते हैं वो ज़रूर हल करने चाहिए। उससे थ्योरी का जो पार्ट होता है वो और ज़्यादा क्लियर होता है। तो अब हम अभी शुरू करेंगे। तो आज का ये पहला प्रश्न मैं शुरू कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु और परमाणु होते हैं? फलक केंद्रित है, अंतः केंद्रित है और अध्य। तो जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें कितने जालक बिंदु, एक प्रश्न तो ये पूछा है, और कितने परमाणु। तो यहाँ पर अंतर ध्यान रखनी जरूरी होती है। आपको यहाँ पर गलती हो जाती है कि पूछा है परमाणु के बारे में, पूछा है जालक के बारे में और उत्तर दे दिया परमाणु के बारे में, क्योंकि हमने पूरा परमाणु की जो डिटेल है उसको हल किया था। तो इसका चित्र बनाते हैं तब सही समझ में आ जाएगा। पहले हम लेते हैं फलक केंद्रित घनीय। यह फलक केंद्रित घनीय जालक है। इसकी एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होंगे, पहले ये ज्ञात करते हैं। तो इसका जो चित्र बनता है, वो तो ये बनेगा। और फलक केंद्रित घनीय जो जालक होता है उसकी जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें अभिविकर्ण कहाँ कहाँ होते हैं? उसके कोनों पर और फलक के केंद्र पर। तो कोने तो ये हैं, और इसमें फलक कितने हैं? घनीय एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं। 6 फलक, जैसे ये कमरा मैंने बार बार उदाहरण भी दिया है पिछले लेक्चर में, कि जो एक घनीय एकक कोष्ठिका है उसको हम एक कमरे के रूप में मान सकते हैं। समझने के लिए अच्छा बड़ा उदाहरण हो जाता है उसका। तो इस कमरा जो है इसके जो 6 फलक हैं, या ये कहें कि 6 दीवारें हैं इसकी। 4 तो दीवारें हो जाती है, एक छत और एक फर्श, तो 6 से मिलकर एक पूरा घन बनता है। और इनके केंद्र पर है, तो ये तो ऊपर छत हो गई इसके केंद्र पर, ये नीचे का हो गया फर्श का, ये जो इस साइड का है उसका केंद्र बिंदु, ये इस साइड का है जो उसका केंद्र बिंदु। अब एक आगे वाले का और एक पीछे वाले का, यहाँ 2 एक साथ आ जाते हैं, उसका अंतर ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो एक तो ये पार्ट है, इसका जो केंद्र बिंदु है ये है, एक ये है, इसका केंद्र बिंदु है ये। तो ये फलक के केंद्र हो गए। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि कितने जालक बिंदु हैं। जालक बिंदु पूछा है, तो जालक बिंदु का मतलब होता है कि उसका पार्ट दूसरे एक कोष्ठिका में जाए तो जाए चाहे। टोटल कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पर कुल जो जालक बिंदु होंगे कितने हो रहे हैं? 8 तो कोनों वाले हो रहे हैं और 6 फलक के केंद्र पर हो रहे हैं। तो बराबर हो गए 8 कोनों पर प्लस 6 फलक के केंद्र पर, तो कुल 14 होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 14 जालक बिंदु है। तो कुल 14 जालक बिंदु होंगे। जालक बिंदु तो ये हो गए। अब दूसरा इसका पार्ट पूछ रखा है, वो पूछ रखा है परमाणु का, कितने परमाणु होते हैं। और परमाणु की हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं।
परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो 8 कोने होते हैं उस एक कोने का 1/8वां हिस्सा इसके अंदर है। फलक है उसका आधा हिस्सा इसके अंदर है। तो कितने हो जाएंगे कुल? तो 8 कोनों पर होते हैं, उसका तो 1/8वां हिस्सा जो इस एक कोष्ठिका में होता है, और 6 फलक के केंद्र पर है उसका आधा हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है 1 और +3 बराबर 4 परमाणु होते हैं। तो एक कोष्ठिका में यहाँ पर 4 परमाणु होंगे। किसमें? फलक केंद्रित घनीय संरचना। अब दूसरी बार ये अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित पर क्या करना पड़ेगा? अब की बार अभिविकर्ण कहाँ है? अब की बार अभिविकर्ण कोनों पर तो है ही, इसके साथ साथ इसके केंद्र बिंदु पर है। इसके केंद्र बिंदु पर है यहां। तो अब कितने हो जाएंगे? अब हमारे पास ये दूसरा है बी, अंतः केंद्रित घनीय जालक है, उसकी ये एक कोष्ठिका है। इसमें कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल जालक बिंदु कितने हो जाएंगे? 8 तो कोनों पर है, ठीक है, प्लस ये 1 पूरा का पूरा, +1 ये है केंद्र पर। तो कुल कितने हो गए? 9। गिनेंगे तो इनको 9 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुल 9 जालक बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। और एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो थे जालक बिंदुओं की संख्या, ये है परमाणु की संख्या। यहाँ पर अंतर ध्यान में रखना जरूरी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब कितने हो जाएंगे? ये 8 तो कोने, इनका तो 1/8 है, प्लस अब की बार यहाँ क्या लिखेंगे? अब की बार यहाँ पर लिखेंगे +1 केंद्र पर, और गुणा ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। गुणा उसी से करते हैं जितना उसका हिस्सा है। यहाँ 1/8वां हिस्सा है तो गुणा 1/8 किया था। यहाँ पूरा पूरा 1 है तो 1 से गुणा किया। पिछले में यहाँ 1/2 से गुणा किया था क्योंकि उसका आधा हिस्सा उसके अंदर था। तो अब कितने हो जाएंगे? 1 + 1 और ये 2 परमाणु हो जाएंगे। अब लेते हैं तीसरा, आध्य एक कोष्ठिका। आध्य एक कोष्ठिका जो होगी आध्य एक कोष्ठिका होगी ये। बस कितने जालक बिंदु हो गए? अब की बार तो केवल 8 कोनों वाले हैं, तो केवल 8 कोनों पर रहेंगे। तो कितने हो जाएंगे? ये केवल 8 रहेंगे बस। और परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये भी नहीं होगा, बस केवल 1 रह जाएगा। इसका पूरा 1/8वां हिस्सा टोटल मिलाएंगे तो कुल पूरा 1 हो जाएगा। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो प्रश्न के अंदर पूछा क्या है, यहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना। जालक बिंदु अलग बात होती है, परमाणु की संख्या अलग बात होती है। तो जालक बिंदु तो जहाँ पर वो परमाणु आ सकता है वो जालक बिंदु होगा, जहाँ अभिविकर्ण आता है वो जालक बिंदु होगा। तो वो तो उसका चाहे कितना हिस्सा उसके अंदर हो वो पूरा गिना जाएगा। लेकिन परमाणु अगर हम मानेंगे तो परमाणु का कितना हिस्सा उसके अंदर है उस पूरे को काउंट करेंगे, पूरे के कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। तो ये अगला प्रश्न है, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P व Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु वह अंतः केंद्र पर P परमाणु है। यौगिक का सूत्र क्या है? पहली बात तो कि ये घन बन गया। ये
इनके ऊपर तो है ये Q, ये तो सारे परमाणु Q हैं एक जैसे, और अंतः केंद्र पर P है, ये अंतः केंद्र है, यहां पर P है। तो यौगिक का सूत्र क्या है? इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक एक कोशिका में जितने तत्व होते हैं या जितने प्रकार के परमाणु हैं उनका क्या अनुपात है, वही उसका सूत्र बन जाता है। तो यहाँ एक एक कोशिका में 2 प्रकार के तत्व हैं, P और Q। तो यह सूत्र तो यही हो जाएगा कि PQ या QP या PX QY या QX PY, इनमें से कोई एक होगा। ये कहा है कि घन के कोनों पर Q परमाणु है, यानी जो यहाँ पर ये जो जालक जो बन रहा है वो Q के कारण बन रहा है, और Q के कारण बनता है वो ऋणायन होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर Q ऋणायन है और P धनायन है, और P धनायन और Q ऋणायन है, तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र में हमेशा धनायन पहले आता है, ऋणायन बाद में आता है, तो निश्चित है कि PQ होगा। लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये पता नहीं है, XY। तो यहाँ पर इसका सूत्र तो बनेगा PXQY। अब यहाँ पर X और Y की जो संख्या है वो हम यहाँ एक एक कोष्ठिका में इनकी कितनी है वो ले लेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो P की संख्या इसमें कितनी है? P यहाँ पर अंतः केंद्रित है, अंतः केंद्र पर P परमाणु है, तो ये P परमाणु इस एक एक कोष्ठिका के अंदर पूरा का पूरा है। P परमाणु पूरा एक ही है। Q परमाणु कितने हैं एक एक कोष्ठिका के अंदर? तो 8 कोनों पर है, इनका 1/8वां हिस्सा, तो 8 गुणा 1/8। ये भी एक है, तो P और Q का अनुपात कितना हो गया? P अनुपात Q, दोनों का 1:1 हो गया, तो X का मान भी 1, Y का मान भी 1, तो इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? PQ रह जाएगा, ये इसका सूत्र है। पहली बात यौगिक का सूत्र आ गया। दूसरा पूछा है उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, और उपसहसंयोजन संख्या होती है कि एक परमाणु कितने अन्य अवयवी कणों के साथ संपर्क में है। तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट दिख रहा है, P है, ये बिल्कुल बीच में है, जैसे एक कमरा है यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में है अवयवी कण गोला, 4 इसके नीचे है, फिर बीच में है, फिर 4 इसके ऊपर है, तो स्पष्ट है भी कि 4 नीचे और 4 ऊपर 8 के साथ संपर्क में है। तो P की तो उपसहसंयोजन संख्या 8 है, Q की कितनी होगी? अब Q को भी इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भी इधर भी होगा इधर भी होगा, तो उसके भी 8 ही आएगी। तो यहाँ पर P और Q इनकी उपसहसंयोजन संख्या है वो 8 होगी। अब प्रश्न है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98O1.00 है। निकल आयनों का कितना अंश Ni2+ व Ni3+ के रूप में है? इसका उदाहरण हमने पीछे पढ़ा है, क्रिस्टल दोष का नाम आया था, उसमें आया था हमारे पास एक क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष था, और ये दोष इस प्रकार का होता है कि जब ये क्रिस्टल बनता है उस समय धातु की अपने आप ही कमी रहती है, इसका जो स्टोकियोमेट्री है वो पहले से पूरा नहीं होता, बनते समय ही होती है कमी। और इसके उदाहरण हमारे पास हमने दिया था FeO का था, और ये भी लिखा था कि FeO 0.93O से
और Fe0.97O के बीच में होता है, यानी Fe की मात्रा इसमें कम रहती है ऑक्सीजन की तुलना में, तो धातु न्यूनता दोष है। इसका दूसरा उदाहरण ये तो है ही, एक दूसरा उदाहरण निकल ऑक्साइड का भी होता है। तो ये FeO के साथ ये उदाहरण भी होता है। इस कारण इस प्रश्न में हमें ये निकल ऑक्साइड का दे दिया, FeO का नहीं दिया, फेरस ऑक्साइड का नहीं दिया। और इसमें क्या विशेषता थी, ये दोष क्या था? ये दोष ये था कि अगर कोई भी एक क्रिस्टल है उसमें से जब धातु आयन बाहर निकल जाएगा तो क्रिस्टल तो ऋणावेशित होना चाहिए, लेकिन आवेश उसका पूरा होता है। तो जो धनावेश की कमी आ गई वो पूर्ति कैसे होती है? वो नज़दीक के द्वारा। तो जो धनावेश की कमी आ गई उसकी पूर्ति कैसे होती है? उसकी पूर्ति नज़दीक के जो धन आयन है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था या उनकी संयोजकता बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास ये उदाहरण पढ़ा था हमने, ये उदाहरण पढ़ा है। इसमें मान लिया ये Fe+2 यहाँ पर नहीं है, धातु न्यूनता हो गई, बनते समय इसमें Fe की मात्रा नहीं आई तो धातु न्यूनता उत्पन्न होगी। धातु न्यूनता तो उत्पन्न हो गई, लेकिन यहाँ पर टोटल ऋण आवेश ज़्यादा हो गया। ये 2 4 6 8 10 तो है प्लस के, और 2 4 6 8 10 12 हो गए माइनस के, तो ऋण आवेश ज़्यादा हो गया। अब क्रिस्टल हमेशा उदासीन होता है, तो इसकी पूर्ति कौन करता है? धनावेश की। धनायन तो बाहर निकल गया, तो इसकी पूर्ति जो नज़दीक का जो धनायन है उसकी संयोजकता बढ़ जाती है, उसके ऊपर आवेश बढ़ जाता है। तो मान लिया यहाँ पर कमी हो गई, इसकी पूर्ति करने के लिए ये 3 हो गया। इसी प्रकार मान लिया ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब ये इस पर इसके पास भी प्लस के 12 हो गए, इधर -12 है और ये उदासीन हो गया। अब इसके अंदर आयन कौन कौन से हो गए? यहाँ पर आयन Fe+2 भी हो गया और Fe+3 भी हो गया। 2 प्रकार के आयन आ गए। यही बात निकल ऑक्साइड में है। Fe की जगह अगर हम निकल ले लेंगे तो यही बात हो जाएगी। Fe की जगह हम निकल ले लें तो जब यहाँ से एक निकल हटेगा तो वो इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पर हमें देख रखा है कि निकल इनकी मात्रा है कितना ऐसा है, इनकी मात्रा बतानी है हमें। इसके स्थान पर मैं अभी निकल का उदाहरण ले रहा हूँ, हमारे पास ये हो जाएगा। ये हो गया। इसमें से मान लिया ये एक निकल धनायन यहाँ से निकल गया, धातु न्यूनता दोष आ गया। इसके आवेश की पूर्ति करने के लिए मान लिया ये +3 हो गया और इधर ये +3 हो गया। तो अब इसके अंदर 2 प्रकार के आ गए, निकल +2 भी हो गया और निकल +3 भी हो गया। निकल +3 के तो 2 ही आयन हैं, बाकी 1 2 3 4 5 5 है, नहीं +2 के है, एक बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये हो गया अनुपात। तो यही पूछा है हमें कि निकल ऑक्साइड का सूत्र तो ये है, तो यहाँ से निकल ऑक्साइड का सूत्र इस तरीके से कम हो गया। अब इसमें बताना है कि निकल आयन और Na+2 और Na+3 का कितना कितना अंश है यहाँ पर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, सोचने वाली बात है। कैसे हल करेंगे इसको? इसको हल करने का हमारे पास तरीका होगा कि पहले तो हम निकल के परमाणु कितने हैं और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं वो लेंगे, वो भी आ जाएगा, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद इसको उदासीन करेंगे तो इसके बाद इसको उदासीन करेंगे तो धनायन, धनावेश और ऋणावेश
दोनों का मान हम बराबर करेंगे और फिर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी। उससे हम जो धनायन है उसका मान या जो भी ऋणायन है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बिना हम काम नहीं चला सकते। निकल के कितने परमाणु वो तो हमें ज्ञात करने ही पड़ेंगे, तो वो हमें ज्ञात करेंगे तो यहाँ से मिलेगा। सौ से गुणा कर दे, क्योंकि 1 से तो ये पॉइंट में आ गई, हम पॉइंट को हटाना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं इसको, तो 100 से गुणा कर दें इसको। तो यहाँ पर निकल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर दिया तो 98 आ गई, 98। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, ये पूरा 1 है, इसको 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, साफ दिख रहा है कि एक पूरा क्रिस्टल है, उसमें 100 तो निकल आयन होने चाहिए थे, 100 ऑक्सीजन के होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 2 निकल हटे हुए हैं, तो 98 बचे हैं, 98 बचे हैं। धातु न्यूनता दोष है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें बताना है निकल आयन Na2+ और Na+3 की संख्या कितनी है। तो हम इनकी संख्या मान लेते हैं x1 की, 1 की मानेंगे। तो माना संख्या 1 होगी। अब ये जो 98 थे, 98 में 100 होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे और उसमें से 2 निकल गए बाहर, तो 98 बच गए। और 98 बच गए और इस अनुसार देखें तो ये क्रिस्टल उदासीन ऋणावेशित होना चाहिए, 2 ऋणायन फालतू है इसके पास, तो ऋणावेशित होना चाहिए, लेकिन होता है उदासीन। तो उदासीन कैसे होता है कि जो नज़दीक का जो Na+2 है उसका आवेश बढ़ जाता है, Na+3 के रूप में हो जाता है। ये इसका मतलब होगा कि इस 98 में से कुछ आयन तो Na+2 के हैं और कुछ Na+3 के भी हैं। Na2+ के हमने x मान लिए, तो Na+3 के कितने बच गए, इसमें से घटा देंगे इसको, तो Na+3 के बच गए, इसलिए इतने बच गए। हमारे पास दोनों की संख्या आ गई, एक की संख्या x, एक की 98 - x, टोटल आ गई। अब ये पूरा का पूरा, अब इसके अंदर ये Na+2 और ये Na+3 है, और अब इसका आवेश और इसका आवेश बराबर है। क्यों कि इसमें Na+3 बन गए थे, उन्होंने धनावेश का मान बढ़ा दिया, तो कुल धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर हो गया, क्रिस्टल उदासीन हो गया। तो अब इसका मतलब हो गया हमारे पास धनावेश और ऋणावेश दोनों का मान बराबर कर दें। धनावेश हमारे पास 2 है, ये 2 के कारण, ऋणावेश हमारे पास इस 1 के कारण है, तो इस आवेश से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। इस 2 को हम x से गुणा कर दें तो ये तो होगी, इसके कारण कितना कुल धनावेश हुआ, ये कुल धनावेश की संख्या आ गई इसके कारण। Na+3 के कारण कितना धनावेश है, हम इस 3 को इससे गुणा कर दें, ये Na+3 के कारण धनावेश आ गया। अब दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कुल धनावेश आ गया, और धनावेश और ऋणावेश बराबर होने चाहिए, क्योंकि उस उदासीन है क्रिस्टल, तो तभी तो उदासीन होगा जब धनावेश और ऋणावेश बराबर होगा। तो ऋणावेश कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 100 होती है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 100, दोनों तरफ बराबर हो गए। इसको हल करना है, x का मान आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया 2x + 98 × 3 294 -3x = 200, और ये हो गया माइनस का x
इजिकल टू 200 माइनस 294 या माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 94 और एक्स इजिकल टू 94 आ गया। एक्स का मान 94 आ गया। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स है हमारे पास निकल आयनों की संख्या। तो इसलिए निकल आयन की संख्या तो आ गई 94। तो Na3+ की कितनी है वो मान इसमें रख दें एक्स का। इसलिए Na+3 की संख्या 98 में से 94 घटा देंगे तो 4 आ गए। तो 4 निकल आयन Na+3 के बनेंगे। हमें पूछा है अंश। अंश का मतलब प्रतिशत के रूप में बताना पड़ेगा हमें। ये तो हमारे पास संख्या आ गई कि अगर 100 मानेंगे, दोनों परमाणुओं की संख्या 100 मानेंगे तो उन 100 में से 98 बचे थे निकल के, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गए थे। और उन 98 में से 98 में से 94 94 तो है Na2+ के रूप में और 4 है Na3+ के रूप में। ये तो आगे इनकी संख्या, हमें इनकी प्रतिशत बतानी है। तो Na2+ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? अंश फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये 94 कितने में से है? आउट ऑफ 98। ठीक है, तो इसका मान हो जाता है 94/98 इंटू 100। ठीक है, तो इसका मान लगभग स्पष्ट दिख रहा है कि ये 100 है और ये 98 है। थोड़ा सा 1 पॉइंट कुछ कटेगा और 1 पॉइंट और इससे गुना करेंगे तो ये लगभग 96 के आसपास आएगा। पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग 96 आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो Na+3 का कितना आ जाएगा? साफ दिख रहा है, 100 में से घटा देंगे लगभग 4 आ जाएगा। या तो इस तरीके से करें या फिर ये करें। ये 4 है आउट ऑफ 98। तो ये भी 1 से कुछ ज़्यादा ही है, इसको हल करेंगे तो ये लगभग 6 के आसपास आ जाएगा। नहीं, 4 में 4 से कुछ ज़्यादा आएगा तो ये लगभग 4। ठीक है, ये 96 के आसपास हो जाएगा 96, ये 4% के आसपास आ जाएगा। तो ये अपना एक प्रश्न हो गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें हमारी कई बातें क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये क्लियर हो जाता है कि ये दोष है वो कौन सा है, धातु न्यूनता दोष। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पीछे हमने इसका FeO का उदाहरण पढ़ा था, NiO निकल ऑक्साइड का भी आ गया। इसमें धनायन कैसे बने, ऋणायन कैसे बने, ये भी हमने बता दिया। इनकी संख्या कैसे है ये भी देख लिया। क्रिस्टल उदासीन है, इस आधार पर धनायन और ऋणायन की संख्या भी हमने ज्ञात कर ली। तो हमारे पास काफ़ी चित्र है, वो क्लियर हो जाता है कि क्रिस्टल की क्या स्थिति है। तो ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा होते हैं। जो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पूरी जो थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसका एक प्रकार से बहुत गहराई में उसका अध्ययन हो जाता है और सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो जाती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारे पास है कि यदि सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण कितना होगा? कौन सा दोष है? नाम से दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला रखा है। तो कौन सा दोष हो गया? स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री या अशुद्धता दोष? तो पहली बात तो अशुद्धता दोष हो गया। पहली बात तो अशुद्धता दोष हो गया। अशुद्धता दोष में क्या था, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड के साथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड के साथ कैडमियम क्लोराइड को गलाया जाए तो इसमें से सोडियम क्लोराइड है या सिल्वर क्लोराइड है वो तो हट जाता है कुछ उसके अणु, और उनके स्थान पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड के अणु आ जाते हैं। तो हमने पूरी डिटेल सोडियम क्लोराइड वाली और स्ट्रोंशियम क्लोराइड वाली पढ़ी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ जल्दी से।
हमारे पास यही स्थिति थी। ये था, ये सोडियम क्लोराइड है। इसको सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के तो 2 अणु बाहर निकलते हैं और इसके स्थान पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड का 1 अणु आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोराइड के 2 है। तो इसमें ये स्थिति थी कि सोडियम क्लोराइड के जब 2 अणु हटेंगे तो उसके स्थान पर 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड आता है। एक क्यों आता है? क्योंकि 1 क्लोराइड और 1 क्लोराइड हट गया, इस अकेले के पास 1 है। यहाँ 2 के पास 2 थे, यहाँ अकेले के पास 2 क्लोराइड आयन है, तो ऋण आयन की पूर्ति इसके द्वारा होती है। तो मान लिया ये सोडियम और ये क्लोराइड हट गया था एक। तो दूसरा मान लिया ये सोडियम और ये क्लोराइड हट गया, ये 2 अणु हट गए इसके। इसके स्थान पर 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया। तो जो 2 क्लोराइड हटे हैं उनके स्थान पर तो 2 क्लोराइड आ गए, ये आ गया और ये आ गया। ये 2 क्लोराइड तो आ गए, लेकिन 2 स्ट्रोंशियम नहीं कर सकते हम। यहाँ ये नहीं कर सकते SrCl2 एक और आ जाए, क्योंकि फिर क्लोराइड के 4 हो जाते हैं, उनको रखेंगे कहाँ? यहाँ पर स्ट्रोंशियम 1 ही आ रहा है। अब स्ट्रोंशियम यहाँ पर आ गया, ठीक है। और स्ट्रोंशियम पर आवेश कितना होता है? इसके ऊपर +2 आवेश होता है। क्रिस्टल उदासीन हो गया क्या? यहाँ पर सोडियम प्लस और +2 की कमी आई थी, धनायन की 2 ऋणायन की कमी आई थी। ऋणायन की जगह तो वापस ऋणायन आ गए, लेकिन जो 2 धनायन की कमी आई थी उनमें से 1 की जगह 2 धनायन इकट्ठे आ गए, तो धनावेश की भी पूर्ति हो गई। अब ये पूरा क्रिस्टल है वो उदासीन है। इस उदासीन के अंदर ये एक रिक्ति उत्पन्न हो गई, ये अशुद्धि के कारण हो गई। इस कारण इसको अशुद्धता दोष कहा था। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि रिक्तियों की संख्या ये मिलने के बाद, अशुद्धि मिलने के बाद रिक्तियों की संख्या कितनी बच जाती है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जितने स्ट्रोंशियम आयन मिलाएंगे उतनी ही रिक्तियां बचेंगी। देख लो, हमने 1 मिलाया, 1 रिक्ति बच गई। अगर इसमें से 10 सोडियम क्लोराइड हटते, अगर 10 सोडियम क्लोराइड हटते तो 10 सोडियम क्लोराइड के स्थान पर कितने सोडियम क्लोराइड हटते, तो इसके स्थान पर कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड आते? 5 आते। क्यों? क्योंकि ये 10 आयन यहाँ पर हो गए क्लोराइड, 10 क्लोराइड हो गए। तो 10 क्लोराइड यहाँ 10 क्लोराइड कंप्लीट हो गए, क्लोराइड की जगह क्लोराइड आ गए। लेकिन 10 सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम के 5 ही आएंगे। तो 10 की जगह 5 आए तो 5 तो खाली बच गई, 5 रिक्ति बच गई। कितनी बच गई? इसके बराबर। तो इसका सीधा सा तरीका ये था कि रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, धनायन की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, कि जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आयन, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अणु मिलते हैं या जितने स्ट्रोंशियम आयन होते हैं, तो इसमें 5 स्ट्रोंशियम आयन होंगे तो 5 रिक्तियाँ होंगी। यहाँ पर ये जो चित्र दे रखा है इसमें हमने 1 स्ट्रोंशियम आयन मिलाया है, 1 रिक्ति है। अब प्रश्न पर आओ। प्रश्न दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के इतने मोल से डोपित कर दिया, यानी अशुद्ध कर दिया। यहाँ पर हमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा दे रखी है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा दे रखी है। जैसे हमने तो यहाँ पर 1 का ही उदाहरण लिया था, यहाँ पर हमने 5 का उदाहरण लिया है। यहाँ में मात्रा बता दी कितनी है। तो इससे डोपित करेंगे तो सोडियम क्लोराइड हटेंगे, इसके स्थान पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड आएंगे, और क्लोराइड की जगह तो क्लोराइड आ गए, लेकिन और सोडियम की जगह
स्ट्रोंशियम आएंगे लेकिन कुछ खाली स्थान भी बचेंगे। खाली कितने बचेंगे ये पूछा है। तो धन की रिक्तियों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब यहाँ पर संख्या से है, तो धन की रिक्तियाँ कितनी होंगी, सीधा सा प्रश्न ये। तो धन की रिक्तियाँ यहाँ उतनी होंगी जितना हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाएंगे। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम के जितने आयन होंगे उतने ही यहाँ पर रिक्तियाँ होंगी। अब स्ट्रोंशियम आयन की संख्या कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है क्या, हमें मान दे रखा है मोल और प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हो गया 100 और एक मोल कितना होता है, एक मोल में अविवी कण कितने होते हैं। अविवी कण को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अविवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। और एक मोल में इनकी संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है 6.022 गुणा 10 की घात माइनस 23, 10 की घात 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अविवी कण होते हैं। तो इसके अनुसार हम ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें हल करें। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि कितनी है, दस की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत इतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब 100 लेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब होगा कि 100 मोल सोडियम क्लोराइड में, 100 मोल सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10 की घात माइनस 3 मोल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात इसका मतलब ये हो गया 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 कितना होता है, 1 का 1000वां हिस्सा 0.0001 दशमलव के बाद 3 अक्षर, ये होता है। अब इसको हम हल करेंगे आगे। ये तो 100 मोल में दे रखा है, तो 1 मोल में आ जाएगा। तो 1 मोल NaCl में कितनी हो जाएगी, बराबर, ये 100 इधर गुणा में, इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, डिवाइड होगा, इतने मोल होंगे। इस 100 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 10 की घात माइनस 5 मोल। ये तो मोल के रूप में आ गया। हमें रिक्तियों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब रिक्तियों की संख्या बतानी है टोटल। और 1 मोल में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने अवयवी कण होते हैं, तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 होते हैं। अगर हम यहाँ पर अणु मान लें सोडियम क्लोराइड के, तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु होंगे। तो ये किसके, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा है, किसमें, इसमें, ठीक है। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतने मोल SrCl2 है। या इसको ये कह सकते हैं कि 1 मोल NaCl में SrCl2 के अणु कितने हो जाएंगे, अब अगर हम अणुओं की संख्या बताएं तो कितनी हो जाएगी, तो इसको अवोगाद्रो से गुणा करेंगे। ये माना जाता है 10 की घात माइनस 5, ये तो ये रहा, और मोल की जगह अवोगाद्रो संख्या, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23, और हम इसको अणु मान रहे हैं तो ये अणु हो जाएगी। 10 की घात माइनस 5, ये 10 की घात 23 प्लस के 10 की घात 18 बच गए। किस में, कितने में, 1 मोल NaCl में। 1 मोल NaCl का मतलब कितना हो गया कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु तो NaCl के हैं, और उसमें SrCl2 के इतने होंगे, SrCl2 के इतने अणु हैं 1 मोल NaCl में, ठीक है। तो अब रिक्तियों की संख्या कितनी होगी,
हमने थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बताया था, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या कितनी थी, जितने स्ट्रोंशियम आयन है। स्ट्रोंशियम आयन कितने हैं, जितने ये अणु हैं, तो इतनी ही धनायन की रिक्तियाँ होगी। तो इसलिए धनायन रिक्तियों की संख्या ये होती है बराबर स्ट्रोंशियम आयनों की संख्या के, और ये मान आ जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 18 अणु। ये इसका हल होगा। तो ये अपना सारे क्वेश्चन हो गए।